Okay, good evening, students. Welcome to Learners Academy. The topic for today is binary operations. Binary operations. The fourth topic, यानी कि exercise 1.4 का आज अपन introductory part पढ़ रहे हैं. Exercise 1.4 is totally based on this topic, binary operations. देखो, as the name suggests, नाम देखो उसका क्या है. चलो binary को छोड़ो, पहले एक बार मुझे बताओ operations. What do you understand by operations? हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं. Plus, minus, multiply, division, finding out LCM, doing reciprocals, finding square roots, finding squares, एनी मैथमेटिकल चीज जो अपन ने करी है सब ऑपरेशंस है. मैंने कहा दो नंबर लो, 4 और 5, ठीक है ले लिए. मैंने कहा इस पे प्लस ऑपरेशन अप्लाई करो तो यू विल से 4 + 5 = 9. मैंने कहा इस पे माइनस ऑपरेशन अप्लाई करो, यू विल से 4 - 5 = -1. मैंने कहा मल्टीप्लाई ऑपरेशन अप्लाई करो, यू विल से 4 × 5. डिवीजन ऑपरेशन करो, एलसीएम ऑपरेशन करो. तो ये जितनी भी चीजें अपन ने करी है अब तक, अपन ने उसको नाम नहीं दिया है, अभी अपन ने उसको एक नाम दे दिया है ना. सो वो सब क्या है? ऑपरेशंस. इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं बाइनरी मतलब क्या. तो कंप्यूटर में आप पढ़ते होंगे बाइनरी लैंग्वेज होती है ना. बाइनरी मींस रिलेटेड टू टू. बाय मींस टू, बाय मींस टू. जो बाइनोमियल थ्योरम हम सीखेंगे वो भी टू से रिलेटेड होगी. तो बी आई बाय मींस टू, यानी कि व्हेन एन ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन टू एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल मैंने लिखे दो एलिमेंट्स ए एंड बी, और इन दोनों पे मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया प्लस. तो मैंने कितने एलिमेंट्स पे अप्लाई किया ऑपरेशन? दो एलिमेंट्स में. सो दिस विल बी कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेशन. हालांकि और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी हमेशा बाइनरी ऑपरेशन होगा, कई बार होगा भी, कई बार वो और रिक्वायरमेंट्स के भी बात कर रहा हूं मैं डेफिनेशन वाइज. बट मोटा मोटा सीखें तो बाइनरी ऑपरेशन मींस एनी ऑपरेशन, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन व्हेन अप्लाइड ऑन टू एलिमेंट्स. इज दिस क्लियर? यहां तक बिल्कुल जनरल बात कही, कुछ स्पेशल नहीं कहा मैंने, है ना. ठीक है, अब ध्यान से सोचना. कोई भी ऑपरेशन ले लो, प्लस ले लो, माइनस ले लो, मल्टीप्लाई ले लो या डिवाइड ले लो, एक बार में तो वो दो एलिमेंट्स पर ही अप्लाई होता है. आपको ऐसे कैसे? देखो, सपोज करो मैंने आपको कहा बेटा ये करके बताओ 2 + 3 + 5. अब क्योंकि आप क्लास 12th में और आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप 2 + 3 + 5 देखते ही 10 लिख पाते हो. लिख पाते हो. जब आप छोटे बच्चे थे और जब पढ़ना आपने स्टार्ट किया, एडिशन करना स्टार्ट किया, तो आप इसका एडिशन कुछ ऐसे करते थे, याद है? 2 + 3 = 5 एंड देन 5 + 5 = 10. यानी कि आप प्लस ऑपरेशन टू एलिमेंट्स एट ए टाइम अप्लाई करते थे, उसके रिजल्ट को फिर तीसरे से एसोसिएट करते थे. ऐसे नहीं करते थे कि तीनों एक साथ कर लिए. फिर आप थोड़े से बड़े हुए तो भी आप यही काम करते थे, लेकिन स्पीडली करते थे. फिर थोड़े से और बड़े हुए, फिर और स्पीड से करते थे. आज ये दिन है कि आप 2 + 3 + 5 एक ही फ्लो में लिख देते हो 10. यकीन मानो अभी भी आप माइंड में पहले 2 + 3 ही करते हैं. बस फर्क इतना है कि वो इतना स्पीडली हो जाता है कि हमको विश्वास नहीं कि हम 2 + 3 करके फिर +5 करते हैं. समझ आया? यानी कि कोई सा भी ऑपरेशन हो, हम हमेशा ही क्या करते हैं? टू एलिमेंट्स एट ए टाइम ही करते हैं. वो एक अलग बात है कि हम स्पीडली कर लेते हैं तो वो भी चीज दिखाई नहीं देती है, वो चीज दिखाई नहीं देती. इज दिस क्लियर? तो आप कहोगे सर फिर तो सारे ऑपरेशन ही बाइनरी ऑपरेशन है. यस ऑफ कोर्स. लेकिन अब मैथमेटिक्स इस सेट थ्योरी के हिसाब से बाइनरी ऑपरेशंस की जो और रिक्वायरमेंट्स है उनकी बात करेंगे पहले, है ना. अगर उन बातों को छोड़ दें, उन बातों को छोड़ जो अभी तक मैंने नहीं बताई है, तो सारे ऑपरेशंस ऑब्वियसली बाइनरी ऑपरेशंस हैं, क्योंकि एक बार में दो एलिमेंट्स पर ही अप्लाई करते हैं हम. इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, अब सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं. पहले जनरल टॉक करेंगे, या फिर यहां तक जो हमने सीखा ना एक बार नोट करो. बाइनरी ऑपरेशंस लिखा ना, अभी तक जो बात कही हमने उसको लिखो. कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये डिजिटल जो लेटर्स होते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं ना. एनी अल्जेब्रिक, एनी अल्जेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, any algebraic mathematical operation. This is not the official definition. Official definition अभी बताऊंगा मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. ये जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन है ना. जितनी जनरल अंडरस्टैंडिंग अभी तक मैंने बोली है ना, उतनी के हिसाब से क्या डेफिनेशन बनती है. एनी अल्जेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिख लो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस इट कैन बी. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एंड आखिर में एक्सेट्रा है, बिकॉज और भी होते हैं बट अब ये चार तो होते ही हैं. इन चार से तो मैथ चलती है सारी, है ना. एडिशन, subtraction, multiplication, division, etc. When they are applied on two numbers at a time, when they are applied on two numbers at a time, comma, it is called a binary operation. यहां तक जो मैंने आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली बात बताई वो लिखवा दी. यही बात कही मैंने कि जब दो बार में एक बार में दो के ऊपर अप्लाई करो देन दैट विल बी कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेशन. अब मैंने क्या कहा और बातें भी हैं, तो आगे बढ़ रहा है ये.
if it satisfies the following two requirement। अब आगे लिखो, वो बाइनरी ऑपरेशन बेशक कहलाएगा, पर उसको दो फॉलोइंग दी हुई नीचे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। चेक करते हैं कि वो दो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन फंक्शन की तरफ रुक करेंगे, जो अपन ने सेकेंड एक्सरसाइज में थर्ड एक्सरसाइज में सीखा है ना। किस में सीखा खुशी? सेकेंड में सीखा, हाँ, और थर्ड में फिर उसका कॉम्पोजिशन, यानी सेकंड थर्ड दोनों में फंक्शंस ही चल रहे थे। ओके, तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है सर? तो पहली रिक्वायरमेंट इट शुड बी अ फंक्शन, द ऑपरेशन इज ए फंक्शन, द ऑपरेशन इज ए फंक्शन। अब जिसको पता है फंक्शन की डेफिनेशन, उसको तो जल्दी क्लिक कर गया, अच्छा जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं दो एक्सरसाइज से, ये ऑपरेशन भी एक तरह का फंक्शन होना चाहिए। अभी मैं रिवाइज करवाऊंगा व्हाट इज अ फंक्शन, है ना। और फिर चलो लिख तो लेते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है द फंक्शन शुड बी मैप्ड एज फॉलोज। ये जो नीचे मैपिंग दी हुई है, इस तरह की मैपिंग उसमें होनी चाहिए। द फंक्शन शुड बी मैप्ड एज a cross a to a where a is any set, a cross a to a where a is any set। The function should be mapped as a cross a to a, a cross a to a। a cross a को का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए तो डोमेन हो और कोडोमेन क्या हो? ए। वेयर ए इज एनी सेट, ए कैन बी एनी सेट। और एक चीज और, एक लाइन और लिख लो, इट इज जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल। इसको स्टार भी पढ़ते हैं कुछ लोग, एंड कुछ लोग स्ट्राइक भी पढ़ते हैं, स्ट्राइक, ठीक है ना। किसी बुक्स में स्ट्राइक नाम से बोलते हैं और स्ट्राइक, और किसी में स्टार, तो कैसे भी अपन बोल सकते हैं ना। जनरली डिनोटेड बोला है मैंने ना, जनरली, जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं हो गया कि ऐसे डिनोट कराएंगे। जैसे रिलेशन को जनरली आर से डिनोट कराते हैं, ठीक है, फंक्शन को जनरली स्मॉल एफ से डिनोट कराते हैं, ये जनरल उसके नोटेशन से। ऐसा थोड़ा ना, फंक्शन को जी भी हो सकता है ना, एच भी हो सकता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है फिर, ठीक है। तो अब यहां तक मोटी मोटी बात ये पकड़ में आई। अब ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, इस पे बाद में चर्चा करते हैं। यहां तक मोटी मोटी बात पकड़ में ये आई, ध्यान से समझिएगा बेटा। बाइनरी ऑपरेशन या तो समझ में आता है तो एक ही बार में बैठ जाता है बिल्कुल फिट, कभी जिंदगी में ना भूलो। और नहीं आता ना तो पूरी मैथ्स खत्म हो जाती है, 12वीं खत्म हो जाती है, समझ नहीं आता था क्या वो। उसका एक कारण और है कि इसका वेटेज थोड़ा सा स्लाइटली कम होता है, तो बच्चे उसको ओमिट करके चलते। कुछ एक तो चीजें बच्चा सोचता ही नहीं कि छोड़ के ही चलूं, तो इसको उस कैटेगरी में डालता है। और कोरोना में 2 साल से कट गया था, तो कट गया था तो बिल्कुल अलग ही हो गया, मतलब ये मैथ से अलग। अब इस साल तो आएगा, इस साल तो कुछ कटा नहीं है ना, आप कह रहे हो। ओके, तो अब ध्यान से सुनना। बाइनरी ऑपरेशन अब तक मोटा मोटा ये समझ आया कि कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी, जब दो लोगों पे लगे तो बाइनरी ऑपरेशन है। यहां तक तो सर समझ में आ गया। ये दो रिक्वायरमेंट्स क्या है ये समझा दो एक बार, है ना। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इट शुड बी है फंक्शन। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? फंक्शन की मैपिंग कुछ ऐसे होनी चाहिए। चलो पहले तो ये समझे फंक्शन क्या होता है, तब तो मैपिंग की बात करेंगे। तो मैं फटाफट से क्विकली रिकॉल करता हूं, तनिष्क ध्यान से सुनना कि फंक्शन क्या होता है। देखो, हमने क्लास 11th में सीखा था कि लेट देयर बी टू सेट्स। मान लो दो सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। खुशी का थर्ड टाइम ये रिकॉल हो रहा है ना। लेट देयर बी टू सेट्स ए एंड बी, और मैंने मान लो ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, ए बी सी, एंड बी के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3। तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? इन इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। तो ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर के, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होगा, ये भी एक सेट होगा, बट इसके अंदर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स नहीं होंगे। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कैसे? हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से लेना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट बी से। और मैपिंग ऐसे हो सकती है जैसे ए से 1, A, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, फिर ए से 2 भी हो जाएगा, A, 2 अनदर ऑर्डर्ड पेयर, देन ए से लेकर 3, सॉरी ए से लेकर 3, सो A, 3 अनदर ऑर्डर्ड पेयर। और फिर सिमिलरली बी से लेकर 1, यानी कि B, 1, फिर बोलो आगे B, 2, फिर आगे B, 3, देन आगे C, 1, C, 2। कुछ नोट नहीं करना इसमें से, ये रिवीजन करवा रहा हूँ ना। C, 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया दो सेट्स का। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आए, कितने आए? जितने तरह एलिमेंट्स है, जितने तरह एलिमेंट्स, दोनों का प्रोडक्ट 3 × 3 9, क्योंकि सबका सबसे चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबका सबसे चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना, इधर जितने हैं उधर जितने। फाइन। अब इसमें से कुछ फिल्टर लगाते हैं तो रिलेशन निकल के आता है। अब सपोज करो मैंने इन कार्टेशियन इन ऑर्डर्ड पेयर में से एक रिलेशन अप्लाई कर दिया कि भैया वही छांटना
जिसमें पहला लेटर का सीरियल नंबर हो, जैसे मतलब लेटर का सीरियल नंबर, जैसे ए का सीरियल नंबर 1 होता है, बी का सीरियल नंबर 2 होता है, ये मैंने अपने हिसाब से रिलेशन डिफाइन कर दिया, और सी का सीरियल नंबर 3 होता है। तो भैया कौन कौन सेलेक्ट हो गया इसमें से, उस हिसाब से A,1 सेलेक्ट हो गया, B,2 सेलेक्ट हो गया एंड C,3। अब रिलेशन मैंने वो कुछ भी डिफाइन कर दिया, मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दी बड़ी सारी लाइन, ये रिलेशन है, उस हिसाब से उसकी रोस्टर फॉर्म बन गई। उसमें रिलेशन के अंदर भी ऑर्डर पेयर आएंगे, बट इससे छट के आएंगे, A,1, B,2, C,3। तो ये चीज तो क्लियर है कि जो रिलेशन वाला सेट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का ही सबसेट होता है, या तो उसका सबसेट होता है या एग्जैक्टली उसके बराबर होता है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन हो कि जिसमें सारे सेलेक्ट हो जाए, तो उसके इक्वल भी हो सकता है और एंड देन उसका सबसेट भी हो सकता है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन इस रिलेशन का भी सबसेट है। अब रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर बेसिक डिफरेंस समझ लो, ठीक है। बात करें हम रिलेशन फंक्शन की बेसिक डिफरेंस की, तो देखो इसको डिलीट कर दूं। देखो रिलेशन एंड फंक्शन में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि वही दो सेट है मेरे पास है। लेट अस से मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया f(x) = x² फ्रॉम a टू b। ए से लेके बी में मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है। ए से लेके बी में फंक्शन डिफाइन करने का मतलब है कि जो एफ फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने लगेंगे ना, तो पहली इमेज ए से लेंगे और दूसरी इमेज बी से लेंगे। जो जहां से पहली इमेज लेते हैं उसको कहते हैं डोमेन, जहां से दूसरी इमेज लेते हैं उसको कहते हैं ना कोडोमेन। उसको क्या कहते हैं, कोडोमेन। रेंज एंड कोडोमेन्स में भी डिफरेंस उसकी बात करूंगा मैं। जहां से पहली इमेज लेते हैं, जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया ना, फंक्शन मैप्ड फ्रॉम ए टू बी, दैट मींस ए इज द डोमेन एंड बी इज द कोडोमेन। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इधर से लोगे, दूसरा एलिमेंट इधर से लोगे। इज दिस क्लियर? तो मैंने फंक्शन डिफाइन किया इस तरीके से, है ना। अब मान लो मैंने यहाँ रख दिया 1 2 3 4 एंड फिर मैंने रख दिया -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, कुछ नंबर्स रख दिए। अब एक्स स्क्वायर करना है, तो 1 की मैपिंग कैसे होगी, 1 का स्क्वायर 1 होगी। अच्छा, -1 की मैपिंग कैसे होगी, -1 का स्क्वायर भी 1। अच्छा, 2 की मैपिंग कैसे होगी, 4, कुछ 4 भी इधर रखा हुआ होगा। एंड -2 की मैपिंग कैसे होगी, उसकी भी मैपिंग 4 से होगी। तो इधर कुछ ऑर्डर पे जो मुझे मिलेंगे कुछ ऐसे मिलेंगे, 1,1 -1,1 और उसके बाद आ जाओ 2,4 देन -2, लाइक दिस। इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो देखो अब क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखो रिलेशन तो ये है, 100% है, क्योंकि ये भी एक रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या हो गया, संबंध। तो जैसे मैंने पहले एक संबंध ओरली कहा था कि बेटा वही लेटर की मैपिंग उसी से करना जो उसका सीरियल नंबर हो, ये रिलेशन बता दिया मैंने। यहाँ पे मैंने कहा कि इसका स्क्वायर करके वहां रखना, यानी कि पहला एलिमेंट जो ले दूसरा एलिमेंट उसका स्क्वायर रखना, तो ये भी एक तरीके का रिलेशन हो गया। तो रिलेशन तो 100% इस तरीके का कुछ भी चीज बोलते ही रिलेशन तो हो ही जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उनमें से फिल्टर करने के लिए कोई भी बात कह दो, दैट इज ए रिलेशन। रिलेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अब वो फंक्शन है कि नहीं है, तो फंक्शन वो कब होगी, बोलो खुशी, कब होगी? वेरी गुड। हाँ, ऑक्यूपाई होते हो, कोई भी रहता ना। सुनो ध्यान से। अब डोमेन में मान लो मैंने 8 एलिमेंट्स लिए, तो आठों के आठों की इमेज वहां बननी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट है रिलेशन को फंक्शन बनने की, आठों के आठों एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज वहां पे मौजूद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 4 की इमेज मौजूद ही नहीं है और 4 तो रह गया, देन ये रिलेशन ही रह जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा, रिलेशन। पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक की एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि 1 का स्क्वायर मैं सुबह करूं तो भी बनाए, शाम को करूं तो भी बनाए, मैं रात को करूं तो भी बनाए, स्विट्जरलैंड में जाके करूं तो भी बनाए, पाकिस्तान जाके करूं तो भी बनाए, आज से 10 साल बाद जाके करूं तो भी बनाए। ऐसा ना हो कि सर ऑस्ट्रेलिया एडवांस है, वहां तो 1 का स्क्वायर 2 होता है ना, नॉट पॉसिबल। फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, फिर ये रिलेशन ही कहलाएगा अगर एक की दो इमेज हो गई। और फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं खुशी, एज ए मशीन। आप मानो जैसे जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर या कोई भी मशीन होती है, आटे की चक्की होती है, एक मशीन है। इधर से इनपुट दिया, उधर से आउटपुट निकला, इधर से गेहूं दिया, उधर से आटा निकला। तो गेहूं डालोगे तो हमेशा आटा निकलेगा, या गेहूं डालते ही कल को जूस भी निकल सकता है, नॉट पॉसिबल, आटा ही निकलेगा। तो यूनिक इमेज मिली ना, यूनिक इमेज बनी ना, तो उस मशीन को कह सकता हूँ यस यू आर ए फंक्शन, यस यू आर ए फंक्शन। और अगर यूनिक इमेज नहीं बनती है, कभी क्या बनती है और कभी क्या बनती है, देन यू आर नॉट ए फंक्शन, यू आर जस्ट ए रिलेशन, यू आर जस्ट ए रिलेशन। इज दिस क्लियर? और दूसरी चीज, इधर से हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आटे की चक्की ने कहा कि नहीं बाजरे का आटा मैं तो नहीं लूंगी, मैं तो कुछ प्रोडक्ट ही नहीं दूंगी इसका, मैं बाजरे का आटा एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी, फिर तू फंक्शन नहीं है। क्योंकि अगर तेरी डोमेन में बाजरे का जो भी होता है बाजरा है, एक्चुअल बाजरा है, तो तेरे को उसका आटा पीस के देना ही पड़ेगा, या तो डोमेन में ही ना हो, वो एक अलग बात है। ठीक है, क्लियर है?
यहां तक समझ आ गया? फंक्शन का मतलब क्या? दो रिक्वायरमेंट, एक तो डोमेन से सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होने चाहिए और एक सबके। अच्छा, यहां से सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होने चाहिए, वहां बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया 50 और यहाँ पे मैंने 8 नंबर रखे, तो इन 8 नंबरों में से 50 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है ना, तो वहां पे बच सकता है, अभी भी ये फंक्शन है, अभी भी ये फंक्शन है। अब आप कह रहे थे ना रेंज, रेंज क्या होती है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स मैंने रखे हैं ना, अब कुछ ज्यादा एलिमेंट्स ले लिए, छोट कम एलिमेंट्स लेके आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। लेट अस से मैंने यहाँ रख लिया 1 रख लिया, एक तो एक 2 रख लिया, एक 3 रख दिया, और 1 का स्क्वायर 1 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 रख दिया, 3 का स्क्वायर क्या रख दिया मैंने 9 रख दिया, और एक 50 एक्स्ट्रा में रख दिया। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 50 की कोई इमेज, 50 किसी की इमेज नहीं है, तो यहाँ सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, सबकी एक ही, मतलब एक नहीं कह सकते हो आप, ऐसे कह दोगे यूनिक, यूनिक यूनिक मतलब है ना, उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होना चाहिए कभी भी, 1 का स्क्वायर 4 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूं या फिर -3 रख दू, तो -3 की इमेज भी 9 है, अभी भी ये फंक्शन है। देखो, 2 की एक इमेज हो सकती है, एक की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 की एक इमेज हो सकती है भाई, इसकी यूनिक इमेज है, यस, इसकी 3 का स्क्वायर हमेशा 9 होगा, कभी भी करो, -3 का स्क्वायर भी कभी भी करो 9 ही होगा, तो ये यूनिकनेस को अभी फॉलो कर रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 का स्क्वायर एक बार 9 हो रहा है और कभी और करके देख रहे हो तो -9 हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी भी ये फंक्शन ही, सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गए एक बार बताओ? 1,1, 1,1, 2,4, 3,9, -3,9 और 50 तो किसी के साथ मैप हुआ ही नहीं। अच्छा, इसको कहते हैं प्री इमेज, इसको कहते हैं, मतलब पहला एलिमेंट प्री इमेज है किसकी? दूसरे एलिमेंट की, और दूसरा एलिमेंट इमेज है किसकी? पहले एलिमेंट की। तो ये मेरे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए इसमें। अब सुनना, डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट का सेट, यानी कि पहला पहला एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, -3, ठीक है। और जो दूसरे दूसरे एलिमेंट का सेट बनेगा उसको कहते हैं रेंज, उसको क्या कहते हैं? अब दूसरे एलिमेंट का सेट क्या क्या है? 1, 4, 9, बस अब 2 बार 9 है तो एक बार लिखोगे ना, ठीक है ना, 1, 4, 9 इसमें आ गया। अब कोडोमेन क्या है? ये कंप्लीट सेट, कोडोमेन बोलो। 1, 4, 9, 50। तो अब समझ में आया कोडोमेन एंड रेंज में डिफरेंस? कोडोमेन तो ये कंप्लीट सेट है जहां से मैपिंग हो रही है, रेंज उसमें से सेलेक्ट कौन कौन से हुए, मतलब कौन से एलिमेंट से जो किसी न किसी की इमेज बने, उनका सेट बनाएंगे, वो रेंज होगा। क्योंकि कोडोमेन के अंदर एलिमेंट छूट भी सकते हैं, ये अलाउड है। अलाउड है तो फिर दो बातें हो जाती हैं कि या तो छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। तो जो छूट जाएंगे वो तो कोडोमेन का ही हिस्सा है, और जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो किसका हिस्सा है? रेंज। अब इसमें भी वही बात है कि रेंज कभी कभी कोडोमेन के बराबर हो जाती है, क्योंकि कल को मान लो यहाँ पे मैंने 50, यहाँ पे मान लो मैंने √50 डाल दिया, तो √50 की इमेज बन गई ना 50, ठीक है। तो अब 14950 ही कोडोमेन हो गया और 14950 ही रेंज हो गया। तो रेंज कैन बी इक्वल टू कोडोमेन और रेंज कैन बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, लेकिन रेंज कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। ये तो इजीली कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अभी हमने 1.2 एक्सरसाइज में सीखा था कि जिसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाती है, मतलब इधर भी एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, उस फंक्शन को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन। और जिसमें बच जाता है उसको कहते हैं इनटू फंक्शन, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। तो अभी आपका जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब क्लियर करूंगा, अभी उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अपना मेन फोकस है बाइनरी ऑपरेशन। तो जितना समझना था फंक्शन को बाइनरी ऑपरेशन सीखने के लिए उतना बता दिया मैंने, इतना सफिशिएंट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या कह रहा है? बाइनरी ऑपरेशन शुड बी अ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन शुड बी अ फंक्शन, पहली रिक्वायरमेंट है शुड बी अ फंक्शन। मतलब दो सेट होंगे, और वो का वही जो अभी मैंने फंक्शन की डेफिनेशन दी, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, मतलब सबकी इमेज होनी चाहिए और एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए, बस दो ही बातें होनी चाहिए, तो वो फंक्शन बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब फंक्शन की मैपिंग बता दो सर। तो मैपिंग मैंने बताई थी, देखो, ए क्रॉस ए टू ए, ए क्रॉस ए टू ए। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। देखो खुशी, हमने 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था, जनरली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये मान लो, एक बार के लिए मान लो ये ए सेट है और ये बी सेट है। जनरली क्या होता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे ए बी सी डी, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, और मैपिंग होती है इस तरीके से, मान लो ए की 1 से हो रही है, बी की 2 से हो रही है, मान लो सी की भी 2 से हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे मैपिंग होती है। जनरली तो ये होता है फंक्शन में। लेकिन हमने 1.2 में एक ऐसा क्वेश्चन किया था, याद हो खुशी आपको, जिसके अंदर ये ए और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं रखे हुए थे, ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हुए थे, लाइक दिस, ए कॉमा बी,
बी कॉमा सी कॉमा, याद है। और ऑर्डर्ड पेयर की फिर इधर ऑर्डर्ड पेयर से ही मैपिंग हो रही थी, जैसे 1,2, 2,3। एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन अभी कर लो, इसके इम्प्लीकेशन इसको अच्छे से कर लोगे तो आगे एक टॉपिक है जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यानी कि अभी भी ये फंक्शन है, अगर किसी के साथ मैपिंग हो रही है और कोई भी एलिमेंट यहां नहीं बच रहा है और यूनिक ही इमेज बन रही है, तो अभी भी ये फंक्शन है। फर्क इतना था, पहले सिंगल एलिमेंट टू सिंगल एलिमेंट होता है जो जनरली होता है, इस बार ऑर्डर्ड पेयर टू ऑर्डर्ड पेयर हो रहा है, यही तो फर्क है। अब सुनना, जब सिंगल टू सिंगल होता था तो फंक्शन को कैसे लिखते थे, जैसे ए की 1 के साथ होती थी तो कैसे लिखते थे, A,1, अभी करके बताया ना, B,2 या C,3, इस तरीके से। अब ऑर्डर्ड पेयर टू ऑर्डर्ड पेयर हो रहा है तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म समझते हो, अलग 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 लिख देना। इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब इस मैपिंग को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे F, पहला एलिमेंट यहां लिख रहा हूं मैं, पहला ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर में भी ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इस सेट से लेते हैं और पहला एलिमेंट खुद एक ऑर्डर्ड पेयर है, A,B, कॉमा, और दूसरा एलिमेंट भी एक ऑर्डर्ड पेयर है 1,2। ये एक ही ऑर्डर्ड पेयर हुआ है अभी तक, समझ में आया ना। चीज बढ़ गई थोड़ी सी क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर टू ऑर्डर्ड पेयर मैपिंग हो रही है। दूसरा बोलो, बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा और एलिमेंट की जगह ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा और इसकी इमेज क्या बन रही है, 2,3 एंड देन एक ब्रैकेट और लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया खत्म। इसी तरीके से तीसरा लिखूंगा और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, इससे पता चलता है कि सेट खत्म हो गया। इस तरीके से मैपिंग लिखूंगा या इस तरीके से इसकी रोस्टर फॉर्म लिखूंगा। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अब सुनना ही क्या कह रहा है, A क्रॉस A टू A, यानी कि डोमेन कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। A क्रॉस A का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेश, जब मैं इधर A लिखता था तो A के एलिमेंट्स आते थे ABCD। जब मैं A क्रॉस A लिख रहा हूं तो A क्रॉस A के एलिमेंट्स कैसे होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट वाले के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऐसे ही तो होंगे, जैसे A,B हो गया, B,C हो गया। अभी एक का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके भी बताया था ना, A,B, A,C, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें प्री इमेज तो कुछ ऐसी होगी, कॉमा, इमेज सिंगल नंबर होगी, यानी इमेज ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगी। उस क्वेश्चन में तो दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर हो रहे थे, वो तो एक स्पेसिफिकली डिजाइन किया वो क्वेश्चन था बस ओनली, है ना। बट यहाँ पे जो सिस्टम चलेगा वो क्या चलेगा, डोमेन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स दिखाई देंगे, इनकी जो इमेज बनेगी ना वो एक सिंगल नंबर बनेगी। इस तरीके की मैपिंग को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब ऐसे कैसे होगा सर, ऑर्डर्ड पेयर की मैपिंग सिंगल से, बिल्कुल हो सकती है। अब एक एग्जांपल देते हैं, करें, एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस से मैंने कहा यहां पे मैं एक सेट बनाता हूं लाइक दिस, यहां पर भी मैं एक सेट बनाता हूं, ठीक है। मैंने लिखा, सपोज करो मैं पहले ए सेट की डेफिनेशन दे देता हूं। ए सेट की डेफिनेशन मैंने दे दी है, सिंपली दो ही एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं, 1,2, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं ताकि बड़ा एग्जांपल ना, 1,2। तो अगर अगर ए सेट की डेफिनेशन ये है, ए सेट इक्वल टू 1,2 है, तो व्हाट वुड बी ए क्रॉस ए, सोचो व्हाट वुड बी ए क्रॉस ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2, यस और नो, यस और नो बेटा, यस। अब ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स रखो यहां, मैंने क्या कहा, यहां तो ऑर्डर पेयर आएंगे ना, आएंगे कि नहीं आएंगे, 2,2, और उधर रखो सिंगली केवल ए के एलिमेंट्स, क्या क्या है, 1,2। और अब करो मैपिंग। अब मैपिंग कैसे करें सर इसकी, वो डिफाइन करके बताएगा ना, वो डिफाइन करके बताएगा, हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करके बताएगा। अब जैसे मैंने सपोज कर दिया, सपोज करो ऐसे 1,2 और मान लो कुछ और 3,4 भी लिख दिया, सपोज करो मैं यहाँ 3,4 भी लिख देता हूँ, 3,4, तो और ऑर्डर पेयर्स यहाँ बन जाएंगे, समझ रहे हो, 4 × 4 16 ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे, तो फिर 3,4 यहाँ पर भी रहेंगे कहीं ना कहीं। और मैंने कह दिया कि जो मेरा जो बाइनरी ऑपरेशन है उस बाइनरी ऑपरेशन का नाम है एडिशन। मैंने क्या कहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने एग्जांपल दे लिया कि बाइनरी ऑपरेशन का नाम क्या है, एडिशन। तो आपको अब 1+1 करना है, इसकी मैपिंग 2 से हो जाएगी, एडिशन 1+1, 1+2 की मैपिंग कैसे हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, जो मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया उस हिसाब से। कल को सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कल को मल्टीप्लीकेशन भी, समझ आया। यानी मैं क्या कह रहा था, बाइनरी ऑपरेशन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, वो 2 एलिमेंट्स यहां से होंगे, इसका आंसर वहां जाएगा। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के इनपुट्स तो आते हैं डोमेन से और वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और उसके आउटपुट एक सिंगल नंबर होंगे और वो उसके इमेज होगी, मतलब प्री इमेज होगी ऑर्डर्ड पेयर और इमेज होगा सिंगल सिंगल एलिमेंट।
इज दिस क्लियर? तभी तो मैपिंग ऐसे हो रही है A क्रॉस A टू A, तभी तो मैपिंग ऐसे हो रही है क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर से सिंगल नंबर आंसर निकल के आ रहा है। इज दिस क्लियर? इस तरीके की मैपिंग को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और फंक्शन होना चाहिए, दैट मीन सबकी मैपिंग होनी चाहिए किसी न किसी से, और सबकी सिंगल होनी चाहिए। जैसे 1+1 2 ही मिलेगा, कभी भी करो 1+1 कभी 2.5 नहीं मिल सकता, या 1+2 करोगे तो हमेशा 3 मिलेगा। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, और वो भी है कि सारे एलिमेंट्स को भी ये ले रहा है। समझ आया खुशी? समझ आया? तो अब वो जो दो डेफिनेशन, जो दो रिक्वायरमेंट्स थी वो क्लियर है। अब एक आध एग्जांपल लेंगे तो सारी बात पूरी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन विच इज गिवन बाय एनसीईआरटी। अगर इतना समझ में आया तो वो ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ते ही समझ में आएंगे, सर क्या इजी चीज है, ये तो बहुत मस्त चीज है। देखो डेफिनेशन, ये ऑफिशियल डेफिनेशन आप बुक खोल के भी देख सकते हैं। अब बाइनरी ऑपरेशन स्ट्राइक ऑन ए सेट ए, बाइनरी ऑपरेशन स्ट्राइक ऑन अ सेट ए is a function. What is it? It is a function. और फंक्शन जब भी अपन लिखते हैं, जैसे एफ फंक्शन लिखते थे तो क्या लिखते थे, एफ सेमी कॉलन लगा के और उसकी मैपिंग बताते थे, सबसे पहले यही तो करते थे। तो अभी फंक्शन का नाम क्या रख दिया, स्ट्राइक, सेमी कॉलन लगाया और उसकी मैपिंग बता रहे हो। मैपिंग कैसी होगी, ऑर्डर्ड पेयर से सिंगल, ए क्रॉस ए टू ए। अच्छा ए क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑन ए सेट ए लिखा है, कल को ऑन ए सेट बी होगा तो बताओ मैपिंग क्या होगी, बी क्रॉस बी टू बी। हाँ ये बात बताना भूल गया मैं, इनपुट आप जिस सेट से ले रहे हो, जिस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से ले रहे हो, आउटपुट भी उसी सेट से मिलना चाहिए। जैसे मान लो आपने रियल नंबर, आपने यहाँ डिफाइन कर दिया कोई बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर, आर मींस रियल नंबर, तो रियल टू रियल के कार्टेशियन प्रोडक्ट से लोगे तो आउटपुट भी वही मिलना चाहिए। नेचुरल नंबर ले लिया तो नेचुरल टू नेचुरल के कार्टेशियन प्रोडक्ट से तो इनपुट लोगे और फिर आउटपुट भी क्या निकलना चाहिए, नेचुरल नंबर ही निकलना चाहिए। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय, अच्छा इसको डिनोट कैसे कराते हैं, इसको डिनोट कुछ ऐसे कराते हैं। देखो जब अपन फंक्शन लिखते थे तो फंक्शन को डिनोट ऐसे कराते थे, याद करो एफ ऑफ एक्स, यस और नो, ऐसे कराते थे। और फिर उसकी कुछ भी डेफिनेशन दे देते थे, जैसे 2x+3, कोई भी डेफिनेशन, वो अलग अलग क्वेश्चन ऐसे ही करते थे। अब एफ की जगह कौन है, स्ट्राइक, इसका नाम ही स्ट्राइक रख दिया इन्होंने। एफ एक एलिमेंट पे अप्लाई होता था, ये तो ऑर्डर्ड पेयर पे अप्लाई होता है। ये किस पे अप्लाई होता है, इसका इनपुट ऑर्डर्ड पेयर है, उसका इनपुट उस मशीन में एक एक्स डलता था, इस मशीन में एक ऑर्डर्ड पेयर डल रहा है जो कुछ बन रहा है। ओके, तो इसका इनपुट हो गया ए कोमा बी, इक्वल टू कुछ भी डेफिनेशन दे देता था। यहाँ पे वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ए का बी के साथ यहाँ पे जो भी रखा हुआ है, मान लो यहाँ प्लस रखा हुआ है तो यहाँ प्लस रख देंगे, या माइनस रखा हुआ है तो यहाँ माइनस रख देंगे, कुछ भी रखा हुआ है एनीथिंग। अगर यहाँ एलसीएम रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है एलसीएम, दैट मींस ए एलसीएम बी कर रहे हैं ना, ए और बी का एलसीएम निकाल। समझ आया? तो इसको इस तरीके से डिनोट कराएंगे कि स्ट्राइक ऑफ, इसको कैसे रीड करेंगे, स्ट्राइक ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू ए स्टार बी, या ए स्ट्राइक। इज दिस क्लियर? दिस इज ऑफिशियल डेफिनेशन गिवन बाय एनसीईआरटी। इज दिस क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूं, कुछ मैं एक फंक्शन डिफाइन, एक बाइनरी ऑपरेशन बनाने की कोशिश करता हूं, आप केवल इतना चेक करके बताओ कि क्या वो बाइनरी ऑपरेशन बन पाया क्या, मतलब इज इट ए बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। ओके, एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। यस, मैंने कहा मैंने बाइनरी ऑपरेशन लेना है माइनस, मैपिंग करनी है। अब मैपिंग आप सोचो, मैं तो ये लिख रहा हूं माइनस ऑन सेट एन, मैं तो इस फॉर्म में लिख रहा हूं उसको, ऑन सेट एन, एन मींस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑन सेट एन, बस मुझे तो इतना बता दो, माइनस ऑन सेट एन इज ए बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, यस और नो। बाइनरी ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन लिख देता हूं, चलो मैं, आप बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, सोचना तो बड़े ध्यान से। फॉल्स होगा। खुशी आपका जवाब, मतलब बाइनरी ऑपरेशन का नाम मैंने बताया है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल मैंने दिया है माइनस, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन करना, समझते हो? और किस पे अप्लाई करना है इस बाइनरी ऑपरेशन को, नेचुरल नंबर्स के सेट पे अप्लाई करना है। तो अगर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। देखो सबसे पहली चीज तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे माइनस, और इसकी मैपिंग सोचेंगे सेमीकोलन लगा के। अगर ऑन सेट एन है तो मैपिंग क्या होगी बोलो, एन क्रॉस एन टू एन, यही होगी, यही होगी। यानी कि जो डोमेन होगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर एन क्रॉस एन के होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 1 1 1 1 2 1 3 इस तरीके के होंगे, या 2 1 इस तरीके के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर से इनफाइनाइट है। और जो इसकी मैपिंग होगी
जो उसका को डोमेन होगा उसमें तो सिंगल सिंगल नेचुरल नंबर्स होंगे, 3 4 एंड इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। तो अब माइनस करने पर, मतलब माइनस इन ऑर्डर पेयर्स पे माइनस लगाने पर सबकी इमेज बनती है क्या? मुझे बताओ जरा। 1,1,3 ले लो, तो 1,3 का मतलब क्या होगा? अभी आपने क्या देखा, अभी आपने क्या सीखा? स्टार ऑफ ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है? ए स्टार बी। तो मैंने कहा माइनस ऑफ ए कॉमा बी या माइनस ऑफ 1,3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 - 3। 1 - 3 क्या होगा? इज -2 अवेलेबल इन दिस सेट ना? तो इसकी कोई इमेज ही नहीं बनी। तो कोई भी एलिमेंट छूट सकता है क्या फंक्शन में, डोमेन में? ना। So it is not a function, and if it is not a function, how would it be a binary operation? Because binary operation की पहली requirement, it should be a function. Is this clear? तो यहाँ आके ये अटक जाता है, आउटपुट उस सेट से नहीं निकलता। आउटपुट, आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे ना बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, आप पहला दिमागी वो लगाना कि सबके आउटपुट मौजूद है क्या, बस वहीं से स्ट्राइक कर जाएगा कि इज इट ए बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। क्लियर है? समझ आया? ठीक है ना? हाँ, इसको मैं रियल ले लूं, इसको मैं रियल ले लूं, अब काम बन जाएगा, रियल में काम बन जाएगा, क्योंकि रियल क्रॉस रियल का जो ये अभी भी रियल नंबर्स के ही एलिमेंट्स हैं। अब आर क्रॉस 1 - 3 कर लो तो आराम से -2 मिलेगा, आराम से। अच्छा, आर पे भी क्यों जाते हो? जेड ही ले लो, जेड में भी काम चल जाएगा। सारे इंटीजर्स ले लो ना भाई, नेगेटिव इंटीजर्स भी ले लो, पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले लो, जीरो भी ले लो, अभी भी काम चल जाएगा। हाँ, जहां तक ऑपरेशन की बात है तो वो माइनस की बात चल रही है। कल को ऑपरेशन प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो चीजें बदलेंगी, फिर चीजें बदलेंगी। सपोज करो मैंने डिवाइड लिख दिया इसको, सपोज करो मैंने डिवाइड लिख दिया, तो अब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? 1/2 0.5 होता है, 0.5 इज नॉट ए इंटीजर। अभी तो अपन इंटीजर की बात कर रहे हैं ना। फिर डिवीजन केवल और केवल रियल नंबर में ही, आर आर क्रॉस आर में ही सक्सेसफुल होगा एक बाइनरी ऑपरेशन। और ये चार ही बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, प्लस माइनस गुणा भाग, और भी कुछ भी अभी तो अलग अलग एग्जांपल्स देगा। ये बाइनरी ऑपरेशन ऐसा भी कह सकता है कि बेटा स्ट्राइक ए कॉमा बी इक्वल टू a+2b। ये तो ऐसा भी कह सकता है कि पहले एलिमेंट प्लस दूसरे एलिमेंट का दुगना, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन बन सकता है। कुछ भी रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता है, जैसे fx इक्वल्स टू एनीथिंग कह सकता है ना वो, 2x+3 x² - 5 x⁴ का रूट, कुछ भी कह देगा। तो सिमिलरली ये ए और बी के अंदर कोई भी रिलेशन रख देगा। अब इसकी इमेजेस जो हैं वो बन पाती हैं, यूनिक बन पाती है, नहीं ये फंक्शन बन पाता है, तो कह देना यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, और नहीं बन पाता तो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है क्या? सब पूरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो, तो यहां तक लिख लिया है हमने, आगे लिखो। अब इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हेडिंग डाल लो, पहली प्रॉपर्टी लिख लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा कर लेते हैं बेटा, है ना? प्रॉपर्टीज है और एक आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में सीखना है, बस और कुछ नहीं है, खत्म है। कल से सीधा अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कम्यूटेटिविटी, ये चीज आपने पहले भी सुनी होगी क्लास 11th में, एंड इवन क्लास 6 7 में भी आती है। वो एक अलग बात है, उस समय बच्चे ध्यान नहीं देते कि क्या चीज है ना। बच्चे क्या ध्यान नहीं देते, टीचर ही नहीं बताते। हाँ, कम्यूटेटिविटी का मतलब बताया था मैंने, उल्टा फुल्टा। उल्टा फुल्टा एक समान, दैट मीन्स इट इज कम्यूटेटिव, अदरवाइज इट इज नॉट ए कम्यूटेटिव। यानी कि ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू एक चीज ही आनी चाहिए, तब तो वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। नहीं आती है तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब कुछ ऑपरेशंस कम्यूटेटिव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, सीधा सीधा याद रखो, प्लस और मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि a+b = b+a है और a × b = b × a है। माइनस और डिवाइड नहीं है, क्योंकि a - b इज नेवर इक्वल टू b - a। सिमिलरली a डिवाइडेड बाय b इज नेवर इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। इन चार में से तो अब जो अलग अलग अपने हिसाब से आपने कुछ नई बना दी a+2b, तो फिर वो तो करके देखना पड़ेगा। किसी ने कह दी कि 3a - 7b, ये तो अलग ही एक बाइनरी ऑपरेशन बनाया हुआ है ना। अब उसको तो फिर चेक करके देखना पड़ेगा कि उल्टा फुल्टा से एक समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी चार मोटे मोटे एग्जांपल्स में से क्या याद रखोगे कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, प्रोवाइडेड दैट कि वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ऐसा ना हो बाइनरी ऑपरेशंस ही नहीं है। और वो कैसे होगा कि वो बाइनरी ऑपरेशंस ही नहीं होंगे? वो जो जिस सेट पे लग रहे हैं वो सेट ऐसा होगा, जैसे अभी मैंने नेचुरल नंबर पे लगाया तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं बन पाया, जेड पे लगाया बन गया,
और फिर मैंने ऑपरेशन चेंज किया तो जेड पे भी फेल हो गया, फिर मैंने ऑपरेशन चेंज करके सेट आर कर दिया तो फिर वापस बन गया। तो बाइनरी ऑपरेशन बनने के बाद कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी की बात होती है ना, तो बाइनरी ऑपरेशन बनने के बाद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव एंड डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, सब्ट्रैक्शन की जगह कभी कभी बोलता है वो डिफरेंस। अब याद रखना, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस हमको एक जैसा लगता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस भी अलग अलग चीज होती है। कैसे अलग होती है बताओ। मैंने कहा कि 4 और 7 का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, -3। मैंने कहा 4 और 7 का डिफरेंस क्या होगा, 3। डिफरेंस इज नेवर नेगेटिव, डिफरेंस में एक मॉडुलस साइन लग जाता है। मैंने कहा 4 और 7 का डिफरेंस 3 होगा, 7 और 4 का डिफरेंस भी 3 होगा। डिफरेंस पूरा ना, डिफरेंस मीन होता है गैप। अब गैप को आप नेगेटिव फॉर्म में डिफाइन नहीं करते हो, तो फिर डिफरेंस कॉम्यूटेटिव है, क्योंकि डिफरेंस में तो आप हर चीज को प्लस बोल के करोगे ना। मैंने कहा 4 4 स्टार 7, तो आप कहोगे, अगर स्टार का मतलब वहां डिफरेंस है तो आप कहोगे 3, क्योंकि 4 - 7 -3 होता है, बट वो तो उसके सब्ट्रैक्शन का आंसर है, डिफरेंस तो 3 है। और 7 स्टार 4 भी 3 है, तो 4 स्टार 7 इक्वल टू 7 स्टार 4 हो गया ना। तो स्टार अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस भी कम्यूटेटिव हो जाता है। तो क्लियरली चेक करना उसको डिफरेंस वर्ड यूज कर रहा है या सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज कर रहा है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव बट डिफरेंस इज कम्यूटेटिव। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखो। अ बाइनरी ऑपरेशन स्ट्राइक ऑन द सेट ए डिफाइंड एज स्ट्राइक मैप्ड फ्रॉम ए क्रॉस टू ए इज कम्यूटेटिव। It is commutative if star of a comma b equal to star of b comma a, that is a star b equal to b star a for all a comma b belonging to a। ऐसा a के हर एक ऑर्डर्ड पेयर के साथ लागू होना चाहिए। अगर एक के साथ भी लागू नहीं होता है तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। समझे क्या? मान लो उसमें 4 5 एलिमेंट्स, 4 5 ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब किसी ऑर्डर्ड पेयर का तो उल्टा फुल्टा सेम हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, तो फिर कम्यूटेटिव नहीं होगा। फॉर ऑल लिखा है मैंने। उस ए सेट के अंदर ए कोमा बी टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बाइनरी ऑपरेशन तो तब हो पाएगा जब उसका आंसर आ रहा हो, जब उसका आंसर आ रहा हो। लेकिन मान लो कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो जो उल्टा होके तो सेम आंसर दे रहा हो, और कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो जो उल्टा होके आंसर तो दे रहा हो लेकिन सेम आंसर ना दे रहा हो, तो बाइनरी ऑपरेशन तो हुआ बट उल्टा का आंसर अलग अलग हो गया, तो बाइनरी ऑपरेशन एंड नॉट कम्यूटेटिव हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। फॉर ऑल ए कोमा बी, हालांकि ऐसा चांसेस रेयर होते हैं, या तो वो कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है सबके लिए या नहीं फॉलो करता है, लेकिन स्पेसिफिकली डिजाइन ऑपरेशन दे दे कोई कि ऐसा हो तो ऐसा कर दो, ऐसा हो तो ऐसा कर दो, तो उसमें हो सकता है कि बाइनरी ऑपरेशन नॉट कम्यूटेटिव हो जाए। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? बोलो। ठीक है, ये यहां तक लिख लिया, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, सेकंड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी। फिर एक चीज और बचती है बस, आइडेंटिटी एलिमेंट, देन दैट इज इट। एसोसिएटिव, सॉरी, associative property of binary operation, binary operations। अब एसोसिएटिविटी का जनरल मीनिंग समझते हो? ये चीज भी पहले आई हुई है, 11th क्लास में भी आई हुई है और जूनियर क्लासेस में भी आई हुई है। देखो, एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है जिनके ऊपर हमको कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, जैसे मान लो प्लस ऑपरेशन ही अप्लाई करना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि प्लस ऑपरेशन जब आप अप्लाई करते हो या कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो 2 एट ए टाइम पे अप्लाई करते हो। तो वो 2 एट ए टाइम कौन से वाले, ये दो या ये दो या ये दो, एक सवाल हो जाता है ना। प्लस में तो कोई से भी कर सकते हो, लेकिन या माइनस में कोई से भी कर सकते हो ना। समझ रहे हो ना? तो एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि विच 2 एलिमेंट्स यू आर एसोसिएटिंग फर्स्ट। तो लेट अस से मैंने एक तरीका ये चूज किया और मैंने एक तरीका ये चूज किया। भाई पहले दूसरे का आंसर फिर उसको तीसरे से जोड़ो, और दूसरे तीसरे को पहले करके उसके आंसर को पहले से जोड़ो। अगर ये तरीका और ये तरीका सेम आउटपुट दे दे देन इट इज एसोसिएटिव, अदरवाइज इट इज नॉट। सिंपल सा मीनिंग है कि ए प्लस बी, प्लस क्यों लगाऊं, मुझे क्या पता प्लस है, ए स्टार बी मतलब ए स्ट्राइक बी, क्योंकि ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है। और इसका आंसर के साथ फिर अगेन स्ट्राइक सी शुड बी इक्वल टू ए स्ट्राइक
बी स्ट्राइक सी, मतलब पहले इन दोनों को करके फिर इसके आंसर को इससे करो तो, और ये दोनों आउटपुट सेम दे देता है, देन इट इज एसोसिएटिव, अदरवाइज इट इज नॉट एसोसिएटिव। देखो अब बाइनरी ऑपरेशन, पहली लाइन तो सेम टू सेम वही है कम्यूटेटिव वाली। बाइनरी ऑपरेशन स्ट्राइक ऑन अ सेट ए defined as strike mapped from A cross A to A is associative if A strike B strike C equal to A strike of B strike C for all ABC belong to A। और ऐसा उस सेट ए के कोई भी तीन एलिमेंट्स उठा लेना एबीसी, उस पर ये रूल अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं स्पेसिफिकली तीन एलिमेंट्स उठा के अप्लाई किया और लग रहा है, और बाकी फिर तीन एलिमेंट्स और उठाए उस पर नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी फॉर ऑल का मतलब, ये साइन फॉर ऑल का होता है पता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है ना, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंगिंग टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ये पता होगा ना, बिलोंग्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है सारी बातें? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन, प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन, इस चीज को पहले मैंने थोड़ा सा जनरल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, फिर बात करेंगे डेफिनेशन एंड ऑल दैट। लिख लिया? हेडिंग डालो बस एक बार, फिर मैं एक बार पहले समझा देता हूं फिर समझ लो। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन, देखो बेटा ये एक सेट है ए बी सी डी ई, कुछ एलिमेंट्स है इसमें, मान लो ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है, और उसमें से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया बी, जैसे मान लो बी उठा लिया। अब मेरा सवाल ये है कि बी का मैं बाइनरी ऑपरेशन किसी एक एलिमेंट से लगाऊं, ऑब्वियसली इसी सेट के एलिमेंट से लगाऊंगा, तो जो आंसर मिले ना वो बी ही मिले। मतलब एक ऐसा एलिमेंट उस सेट का जो बाकी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगने पर उस सामने वाले एलिमेंट की आइडेंटिटी ही नहीं बदलता, उस एलिमेंट को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। फिर से सुनो, एक ऐसा एलिमेंट ऑब्वियसली उस सेट का होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए, उस सेट से होना चाहिए, जो कि उस सेट के बाकी एलिमेंट्स के साथ जब ऑपरेशन लग रहा है, इंक्लूडिंग खुद से भी जब लग रहा है, जैसे मतलब बी का बी से भी लगना चाहिए। मतलब जैसे मान लो वो एलिमेंट सेलेक्ट हो गया सी, सर वो एक एलिमेंट मिल गया मुझे, सी क्या होता है, अगर आप बी स्टार सी करोगे ना तो बी आ रहा है, मैंने करके देख लिया, मैंने ए स्टार सी करके देखा तो ए आ रहा है, मैंने क्या करा ए स्टार सी करके देखा तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, फिर ए बी हो गया। अब मैंने सी का भी सी से करके देखा तो भी ए आ रहा है, हाँ तो सी आ रहा है, सॉरी, मतलब इस ये वाला एलिमेंट आ रहा है जिसके साथ ऑपरेशन लग रहा है, वो वाला एलिमेंट खुद आ रहा है, खुद की आइडेंटिटी नहीं बदल रहा है ना। और फिर मैंने क्या किया, डी स्टार सी करके देखा तो डी आ रहा है, और फिर मैंने ई स्टार सी करके देखा तो भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो बी की आइडेंटिटी नहीं बदली, ए की आइडेंटिटी नहीं बदली, सी की नहीं बदली, डी की नहीं बदली एंड ई की नहीं बदली। तो सी वो एलिमेंट हो गया जो बाकी एलिमेंट्स के साथ इंक्लूडिंग खुद के साथ वो जब बाइनरी ऑपरेशन लगाता है तो जिसके साथ भी लगाता है उसकी आइडेंटिटी को बदलता ही नहीं है, तो मैं कह दूंगा यस सी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। मोटा मोटा समझ में आया? बाकी तो डेफिनेशंस होती हैं ऑल दैट, मोटा मोटा समझ में आया ना भाई? आइडेंटिटी एलिमेंट सुनते ही दिमाग में ये चीज स्ट्राइक होनी चाहिए, है ना? अभी खत्म नहीं हुआ है, अब पूरा एक साथ बता दूंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर है? अब सुनना, इस केस में ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है ना, बट आप केवल इतने से नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, पूरी बात सुनो। बी स्टार सी, बी तो दे रहा है, दैट इज फाइन, बी स्टार सी बी तो दे रहा है, साथ में सी स्टार बी भी बी ही देना चाहिए। समझे क्या कुछ क्या कहा मैंने? सी स्टार बी भी बी देना चाहिए, यानी कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा ना, वो जिस दूसरे एलिमेंट के साथ खुद की आइडेंटिटी नहीं बदलने वाला ऑपरेशन लगा रहा होगा वो कॉम्यूटेटिव तरीके से लगा रहा होगा, मतलब बी स्टार सी और सी स्टार भी बराबर भी होना चाहिए उस केस में, और दोनों आंसर क्या देने चाहिए, बी देने चाहिए। सिमिलरली यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ए स्टार सी लिखा है ना, तो सी स्टार है, मतलब अब सुनो, अब इसको पूरे को वाइंड अप करते हैं। एक ऐसा एलिमेंट अगर है तो
हमेशा होता है ऐसा नहीं है, किसी किसी बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही नहीं है, किसी में होता है इफ इट एग्जिस्ट, है ना। तो इफ एन एलिमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम ए सेट will be called a binary, will be called a identity element if and only if when it is applied with any other element of the set in both ways, in both commutative ways, यहाँ से इधर से लगाओ या इधर से लगाओ, it does not change the output, in the output is the same as that element, मतलब it does not change the identity of that element, then that element will be called as identity element of that particular binary operation if it exists, अगर exist कर रहा है ऐसा कोई element, and if it doesn't exist तो इसका कोई भी identity element नहीं है। समझ आया क्या? आया समझ? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी भी मैं डेफिनेशन शुरू नहीं कर रहा, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे, अब एबीसीडी को थोड़ा सा खोल देते हैं ना, 0 1 2 3 4, क्योंकि मैथ्स के नंबर जब तक नहीं दिखते मजा कहाँ आता है, राइट? 0 1 2 3 या फिर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन कर देता हूं, दैट मीन्स सारे होल नंबर्स हैं, सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी होल नंबर्स। और मैंने डिफाइन किया प्लस बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, प्लस करना है, क्या करना है? प्लस। तो अब मैंने कहा इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्या? तो अब आप ध्यान से सुनो, इसमें से सपोज करो मैंने 3 उठाया और प्लस है ना, तो 3 में ऐसा कोई एलिमेंट जोड़कर और उल्टा भी जोड़कर, कम्यूटेटिव तरीके से जोड़कर क्या वापस 3 लाया जा सकता है क्या? ये सोचो, यस है ना, 0 है ना, और ये 0 ऐसे कैसे सबके साथ काम करेगा? 3 क्यों, 33 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, तो मैं कह सकता हूं यस यस 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, कल को मैं इसमें से 0 हटा दूं तो अब इस ऑपरेशन का कोई भी बाइनरी ऑपरेशन मौजूद नहीं है। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आया ना? कॉम्यूटेटिव तरीके से करना चाहिए, 3 + 0 भी आना चाहिए और 0 + 3 भी आना, अभी तो चलो प्लस है, कल को बाइनरी ऑपरेशन चेंज भी होगा ना, तो उसमें बहुत कॉम्यूटेटिव तरीके से वही आंसर, 0 नहीं आना चाहिए, याद रहे वो एलिमेंट आंसर आना चाहिए, तब वो दूसरा एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ही आता है आइडेंटिटी इनवर्स, वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो स्लाइट बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ क्या आता है? आइडेंटिटी इनवर्स। अब सुनना क्या है, आइडेंटिटी इनवर्स तब ही डिफाइन होगा जब आइडेंटिटी एलिमेंट है। इफ आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी इनवर्स ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी, इसको सिंपली इनवर्स बोलते हैं, आइडेंटिटी इनवर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, गलती से बोल दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है? अभी अपन ने थर्ड एक्सरसाइज में सीखा है, उल्टा। इनवर्स मतलब उल्टा, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई करने का इनवर्स होगा 2 से डिवाइड करना। भाई एक जने को मैं 2 से गुणा कर दूं, एक जने को मैं आधा कर दूं, तो ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है। अभी अगला चैप्टर आ ही रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन का इनवर्स फंक्शन होगा साइन इनवर्स। ओके, तो इधर भी इनवर्स काम करता है, मतलब इनवर्स ऑपरेशन हो जाता है वो। तो इनवर्स का मतलब वो है कि अगर जैसे 3 ले लिया, अभी मैंने ऑपरेशन प्लस ही लिया है ना, 3 प्लस, क्या ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद है? वो भी इधर से आना चाहिए, वो भी इधर से आना चाहिए, ताकि आंसर ना आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए क्या आया था हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट? 0। तो अब क्या ऐसा कोई नंबर इसमें मौजूद है क्या? -3 होना चाहिए था बट मौजूद नहीं है, तो मैं कहूंगा इसका इनवर्स, 3 का इनवर्स मौजूद नहीं है। और अगर मान लो होता, मान लो ये इंटीजर्स, ये z होता, z मतलब -1 -2 नेगेटिव इंटीजर्स भी होते, तो मैं क्या कह देता, यस -3 इज द इनवर्स ऑफ 3, और उल्टा भी कह सकते हो 3 इज द इनवर्स ऑफ -3। वो तो हमने सीखा था ना, अगर f इज द इनवर्स ऑफ g देन g विल बी कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ f। इनवर्स समझ में आया? इनवर्स मतलब एक ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसका उसके तो ऑपरेशन लगा के आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट है। आंसर क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब उसके लिए पहले तो वो सोचो कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो इट इज वेरी मच क्लियर कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं होगा तो इनवर्स की तो होने की संभावना ही नहीं है, और आइडेंटिटी एलिमेंट होने के बाद भी इनवर्स के होने की गारंटी नहीं है। जैसे अभी आइडेंटिटी एलिमेंट तो है 0 बट -3 कहां है उसमें, तो मैं कह दूंगा 3 का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इज दिस क्लियर? सारी बातें क्लियर है? अब लिखो, अब लिखो, फिर एक्चुअल मजा तो खैर अपन कल जब एक्सरसाइज करेंगे तब आएगा, इन सारी बातों को जब अप्लाई करेंगे एक्चुअली। एन आइडेंटिटी एलिमेंट, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है बेटा,
एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज एन एलिमेंट, ऑब्वियसली इट विल बी एन एलिमेंट, और इसको जनरली डोनेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है स्मॉल ई से। स्मॉल ई इन ए सेट ए, ऑब्वियसली उसी सेट ए से होगा, सच दैट देखो जो मैंने बात कही है ना, ए स्ट्राइक ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्ट्राइक ए होना चाहिए। ठीक है, इस केस में इस ई को, ये जो ई लगाना है यहाँ पे, इस ई को कहेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये भी देखो, ये जो आंसर आया ना आपका, मतलब जिसके साथ आप ये अप्लाई कर रहे हो ना इस ए के साथ, वो किसी भी टाइप का, उस ए सेट में से किसी भी टाइप का ए ले लो, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा अप्लाई होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई होना चाहिए। समझ आया? ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू। लिखिए यहां तक। ठीक है, ये इसका मेन बात, इसकी मेन बात है ना, आंसर वही एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जैसा मैंने कहा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद अगली चीज क्या आ जाएगी? इनवर्स, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। लिखिए, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब इन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि क्या उसका इनवर्स मौजूद है, समझे? अभी जैसे 3 का इनवर्स मौजूद नहीं था ना, तो मैं क्या कहूंगा, 3 इज नॉट इन्वर्टिबल। किसने कहा 3 की इन्वर्टिबिलिटी चेक करो? तो ऑब्वियसली अगर 3 का इनवर्स मौजूद है तो 3 इन्वर्टिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट इन्वर्टिबल। तो 3 का इन्वर्टिबल उस ऑपरेशन के हिसाब से माइनस इनवर्स उसका -3 होना चाहिए था, वो मौजूद ही नहीं है, देन मैं क्या कहूंगा, 3 इज नॉट इन्वर्टिबल। ओके, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्ट्राइक सच दैट स्ट्राइक इज मैप फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ये एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। देन उसका एक कोई भी एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू सेट ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, उसको इन्वर्टिबल कहा जा सकता है इफ, अब कंडीशंस नीचे हैं, कब कहा जा सकता है? इफ सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, अगर ऐसा कोई ही उसी सेट का बी नाम का कोई एलिमेंट मौजूद है। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू द सेम सेट ए, जैसे अभी -3 था, -3 वो बी है यहाँ पे, समझे? सच दैट क्या रूल फॉलो होना चाहिए? ये रूल फॉलो होना चाहिए कि ए का उस बी से जब अपन ने ऑपरेशन कराया बहुत कॉम्यूटेटिव तरीके से, तो आंसर ई आना चाहिए। और ई का मतलब क्या बताया मैंने? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सच दैट ए स्ट्राइक बी इक्वल टू बी स्ट्राइक ए, बहुत कॉम्यूटेटिव तरीके से करने पर आंसर क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। अब चाहे से ये कट भी जाए ना बेटा टॉपिक, मान लो, और आपको लगे कि थोड़ा सा अटपटा सा अजीब सा टॉपिक है, बच गए पढ़ने से, तो बेटा डिटर्मिनेंट में बैंड बच जाएगी। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में इस टॉपिक का पूरा पूरा यूज हो रहा है। ठीक है, तो होपफुली नहीं कटना चाहिए। खैर अपन तो पढ़ ही रहे हैं, अपने को तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो जिनको लगे कि कट जाए तो मजा आ जाए, जैसे लास्ट ईयर कट गया था, तो वो टॉपिक ये जब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की बात आई ना, अभी एलिमेंट का इनवर्स निकाल रहे हैं, बाद में मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा, तो वो मैट्रिक्स का इनवर्स वहां पे आइडेंटिटी आई होता था, याद करो, यहाँ पे आइडेंटिटी को ई से डिनोट कराते हैं। अब आपका जैसे आप कह रहे हो कि चैप्टर्स हो गए तो थोड़ा बहुत आपने देखा होगा, तो यही सब होता है वहां पे भी, है ना, वेयर ई इज द, क्या लिखा था यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट। हालांकि अपन यहाँ क्लियर कर दिया कि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, नहीं भी क्लियर करे तो ई का मतलब हमेशा क्या मानेंगे अपन? बाइनरी ऑपरेशन में ई का मतलब क्या मानेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट ही मानेंगे। फॉर द ऑपरेशन स्ट्राइक, फॉर द ऑपरेशन स्ट्राइक इन सेट। ठीक है, ऑल्सो इन दिस केस, अब ए को तो इन्वर्टिबल कब कहा जाएगा? जब ये चीज फॉलो हो रही हो कि ए स्ट्राइक बी इक्वल टू बी स्ट्राइक ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आता हो, तब तो आप क्या कह दोगे कि यस ए आप इन्वर्टिबल हो। बट इस केस में आप एक इन्वर्टिबल तो कह दिया, अब इन्वर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स मौजूद है, तो कहां है उसका इनवर्स? ये बी ही उसका इनवर्स है। इन दिस केस ए इज इन्वर्टिबल एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, यानी एलिमेंट की इनवर्स की बात हो रही है। देखो बेटा,
1.3 में खुशी हमने फंक्शन के इनवर्स की बात करी ना, यहाँ पे एलिमेंट के इनवर्स की बात हुई, वहां पे फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी की बात करी, यहाँ पे एलिमेंट की इन्वर्टिबिलिटी की बात हो रही। ऑल्सो इन दिस केस, ऑल्सो इन केस मतलब ऑल्सो, ऑल्सो अगर, इन केस का मतलब है अगर ए इन्वर्टिबल हो गया, जैसे अभी अपन ने प्रूव करके देखा, ए स्ट्राइक बी, बी स्ट्राइक इक्वल टू ई आ गया और ए इन्वर्टिबल हो गया। इन केस ए इज इन्वर्टिबल, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। इन केस ए इज इन्वर्टिबल, भाई ए इन्वर्टिबल प्रूव हो गया ऊपर वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ए स्ट्राइक बी इक्वल टू बी स्ट्राइक ए इक्वल टू ई आ गया। इन केस ए इज इन्वर्टिबल, देन अगर ए इन्वर्टिबल है, देन ये जो बी होगा ना, जो दूसरा एलिमेंट मिला मुझे, जैसे इस केस में मुझे -3 मिल रहा था, उस बी, उस -3 को क्या कहेंगे, यू आर द इनवर्स ऑफ ए, यू आर द इनवर्स ऑफ ए, मतलब -3 यू आर द इनवर्स ऑफ 3, और एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। कॉपी पेस्ट में सारे अक्षर ऊपर नीचे हो जाते हैं, एंड इट इज डिनोटेड, कोई चीज ना समझ में आया तो प्लीज आस्क, बाय ए इनवर्स। और इनवर्स का मैंने आपको साइन बता दिया था, आपको भी पता होगा, पावर -1 लगा देते हैं, पावर -1 लगाने का मतलब होता है आप इनवर्स की बात कर रहे हो। ओके, it's called the inverse of a and it is denoted by a inverse b, that is अब इसको मैथमेटिकली नीचे क्लियर कर दिया, that is a inverse equal to b, that is a inverse equal to b। यहां तक लिख लिया? ठीक है, अब सुनो, तो बाइनरी ऑपरेशन में जाकर इनवर्स, किसी एलिमेंट के इनवर्स की बात कब कर सकता हूं, जब वो एलिमेंट इन्वर्टिबल हो। वो एलिमेंट इन्वर्टिबल कब होगा, जब आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, और मौजूद होने के बाद भी वो काम होता हो, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट इस इक्वेशन में 0 मौजूद था बट फिर भी वो इन्वर्टिबल नहीं था, क्योंकि -3 मौजूद नहीं, एक ऐसा दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं था जिसका उसके साथ करने से आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो सबसे पहले मैंने कहा इनवर्स निकालो, तो आप कहोगे सर इन्वर्टिबल है क्या फंक्शन में, कहा हाँ है। फिर आप कहोगे सर इन्वर्टिबल है तो आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है क्या, बिल्कुल है। अच्छा, ए स्ट्राइक बी इक्वल टू बी स्ट्राइक ए इक्वल टू ई, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है क्या, मैंने कहा बिल्कुल वो भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा वो कब होगा, वो कब होगा, वो तब होगा जब फंक्शन कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि अगर फंक्शन मतलब ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन ही कम्यूटेटिव नहीं होगा तो ए स्ट्राइक बी और बी स्ट्राइक ए बराबर नहीं होंगे, तो फिर उसका आंसर ई आएगा नहीं आएगा तो सोचने ही दूर की बात है ना। पहली बात तो ऑपरेशन क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव। तो एक चार्ट तैयार किया गया है कि इनवर्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले चेक वेदर द फंक्शन इज कम्यूटेटिव, यस और नो। देखो यस और नो, इफ इट इज नो रुक जाओ वहीं, आगे का काम ही नहीं करना। यस इफ इट इज यस, इफ इट इज यस तो फिर आगे का टेस्ट लगाओ, मतलब एक एक टेस्ट लगाते जाओ, आगे चेक करो कि आइडेंटिटी यस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। इफ द आंसर इज नो रुक जाओ वापस, इफ द आंसर इज यस, ये चार्ट आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये ऑब्जर्वेशन से तैयार किया हुआ चार्ट है ना, कि पहले क्या क्या चेक करोगे, पहले कम्यूटेटिविटी चेक करोगे, अगर कम्यूटेटिव है, जैसे मैंने कहा माइनस, तो आप कहोगे सर माइनस कम्यूटेटिव होता ही नहीं, छोड़ो इनवर्स, इनवर्स की टंटे में काम पड़ते हो, मिलेगा ही नहीं, मुझे पता है। जब माइनस ऑपरेशन ही कम्यूटेटिव नहीं होता, 1 - 2 इक्वल टू 2 - 1 होता ही नहीं है, तो कहाँ मैं आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढूं और कहाँ मैं आगे की बात करूं, है ना। मैंने कहा प्लस, आप कहोगे हाँ कम्यूटेटिव होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद होता है, चलो आगे बढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 100% गारंटी नहीं है बट चेक तो कर सकते हैं। ओके, तो यस होने के बाद भी फिर दो बातें होंगी, यस अगर हो जाएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होगा, अगर मौजूद है, अगर यस है तब तो नीचे जाएंगे चेक करेंगे, अगर नो है तो फिर रुक जाएंगे। अच्छा जी, मान लो कि वो भी यस हो गया, यानी ई मिल गया आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने के बाद इन्वर्टिबिलिटी चेक करोगे, इन्वर्टिबिलिटी कैसे चेक करोगे, कि अब एक वो दूसरा -3 वाला एलिमेंट ढूंढो, बी ढूंढो, ताकि ए स्ट्राइक बी और बी स्ट्राइक ए, वो जो आइडेंटिटी ऊपर मिली थी वो आउटपुट दें, वैसा आउटपुट दें, तो इन्वर्टिबिलिटी चेक करो। और अगर इन्वर्टिबिलिटी चेक करके मिल गया कि यस इन्वर्टिबल भी है, देन यू विल फाइंड द इनवर्स, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड द इनवर्स। तो ये चार्ट ड्रॉ कर लो अपने अपनी लैंग्वेज में, अपने अपने हिसाब से, जैसा मुझे सही लगा मैंने ड्रॉ किया। अगर आपको, और डिफाइन भी कर दिया मैंने पूरे चार्ट को, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करनी चाहिए तो इस चार्ट में आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना।
देख लो, पूरा कर लिया नोट। कम्यूटेटिविटी यस और नो, फिर आइडेंटिटी यस और नो, फिर इन्वर्टिबिलिटी यस और नो, लास्ट में इनवर्स। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है ना। अब लास्ट ईयर तो खैर नहीं आया, बट ये मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन बनता है कि आपको एक सेट दे देते हैं, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देते हैं और आपसे सिंपली पूछा जाता है कि हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस इसमें तैयार हो सकते हैं। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। ये क्वेश्चन जब आएगा एक्सरसाइज में तो मैं इसको प्रूव भी करके बताऊंगा कि ऐसा फॉर्मूला क्यों बना। अभी नोट्स बनाने के हिसाब से इसको नोट डाल के नोट डाउन कर लो, एंड दैट इज इट, वी आर डन। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ सेट, इंपॉर्टेंट नोट डाल के कर लो भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। number of binary operations on a set containing n number of elements, containing n number of elements, n number of elements इक्वल टू हो जाता है n की पावर n स्क्वायर, n की पावर n स्क्वायर। याद है खुशी, हमने फंक्शंस की डेफिनेशन में सीखा था कि इफ डोमेन में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड को डोमेन में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो n टू द पावर m नंबर ऑफ फंक्शंस बनते थे। को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द पावर ऑफ डोमेन के नंबर ऑफ, ऐसे बनते थे। अब यहाँ पे अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे n क्रॉस n के। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे? जैसे अभी मान लो एक सेट में 2 एलिमेंट्स है, एक सेट में 3 एलिमेंट्स है, तो 2 इंटू 3 6 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। अब उधर भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इधर भी n नंबर ऑफ, तो n इंटू n यानी n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे हालांकि, लेकिन कितने होंगे? n स्क्वायर, और यहाँ n, तो जैसे n टू द पावर m करते थे तो क्या करूंगा? n टू द पावर n स्क्वायर। प्रूव्ड। बस वो याद होना चाहिए कि अगर बाइनरी ऑपरेशंस भी नहीं है, इधर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इधर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है? n टू द पावर m। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद रखेंगे, n टू द पावर n स्क्वायर, दैट इज इट। क्लियर है बच्चों? दोनों को क्लियर है? बस इससे ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं है। इतनी नॉलेज इज मोर देन सफिशिएंट टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.4। देखो इस तरीके से भी साइन से डिनोट कर देता है वो, इस तरीके से भी। हाँ एक चीज और है, इधर ही देख लो, एक होती है ऑपरेशन टेबल। आपको क्वेश्चन देगा ऑपरेशन टेबल बनाओ। ऑपरेशन टेबल का मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरे पास 1 2 3 ए सेट के अंदर क्या है? 1 2 3 एलिमेंट्स है। अब ऑब्वियसली आंसर भी 1 2 3 से ही होगा अगर बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, एक साइड 1 2 3 ऐसे लिख देता हूँ, एक साइड 1 2 3 ऐसे लिख देता हूँ, और मैं देखता हूँ 1 का 1 से ऑपरेशन का आंसर आया उसको उधर, 1 2 का 1 से आया उसको इधर, 3 का 1 से जो भी आंसर आया उसको इधर, 1 का 2 से आंसर आया इधर, 2 का 1 से आया इधर, 3 का 2 से आया इधर। सिमिलरली इस तरीके से इस टेबल को कहते हैं अपन ऑपरेशन टेबल। ये एक स्क्वायर टेबल बनती है हमेशा। देखो 4 रोज 4 कॉलम्स, अगर 3 एलिमेंट्स है तो 4 बने, 4 होंगी तो 5 रोज एंड कॉलम्स की बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे एंड वेरी इजी, बहुत सरल सी चीज है, तो यूं ही कर दोगे है ना। और जो है एक ऑपरेशन का मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्राइक से डिनोट कराते हैं अपन वैसे, लेकिन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो इस तरीके का साइन भी बनता है। आई डोंट नो इसको डिनोट, इसको बोलते क्या है, इसको शायद वी ही बोलते हैं, सेट को वी ही बोलते हैं ना। इस तरीके से भी एक ऑपरेशन डिफाइन किया जा सकता है। अब मुझे केवल इतना बता दो, कॉम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी आपने पढ़ी है, तो कॉम्यूटेटिव कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? कॉम्यूटेटिव कौन कौन से फंक्शंस होंगे, एंड एसोसिएटिव कौन से ऑपरेशंस होंगे? दोनों में दोनों आंसर्स हैं ना। कॉम्यूटेटिव में एडिशन, मैं चारों लिख देता हूं, चलो यहाँ इसको भी एक टेबल में बना देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन चारों की बात कर रहा हूं, हालांकि ऑपरेशन तो कुछ भी डिफाइन कर देगा ये। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जनरल टॉक कर रहे हैं अपन है ना, ताकि कल एक्सरसाइज सॉल्व करें तो यूं ही चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो। तो एडिशन यस कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस, एंड डिवीजन नो। और एसोसिएटिविटी की अपन ने ज्यादा बात करी नहीं, भूल गए अपन। यस एडिशन एसोसिएटिव होता है, क्यों? क्योंकि अगर आप 1 + 2 करके +3 करो, या फिर आप 2 + 3 पहले करके उसके आंसर को +1 करो, तो you'll get the सेम आंसर मिलेगा ना। और सिमिलरली अगर इधर मैं इनटू साइन लगा दूं तो भी 3 2 जा 6 × 1 6 और 1 × 2 × 3 6, तो यस एसोसिएटिव भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है। बट सब्ट्रैक्शन में ये चीज फेल हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं करूं 1 - 2,
1 -2 पहले करके फिर -3 करूं और फिर मैं 1 -2 -3 करूं, तो इसका आंसर तो क्या आएगा, 1 -2 -1 -1 -3 -4। इसका आंसर क्या आएगा, 1 -2 -3 क्या होता है, -1, तो 1 -1 2, तो इट इज नॉट इक्वल टू दिस। तो एसोसिएटिव नहीं होता है सब्ट्रैक्शन, और सिमिलर वे में आप चेक कर सकते हो डिवीजन भी नहीं होता है। ये जनरल मोटी मोटी बातें हैं जो आगे। अच्छा, ये सारी बातें तब जब बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर पे लग रहा हो। ये सारी बातें, ये टेबल कब याद रखनी है, जब बाइनरी ऑपरेशन किस पे लग रहा हो, रियल नंबर पे लग रहा हो। अगर फिल्टर करके उसने इंटीजर बना दिया है, नेचुरल नंबर बना दिया, होल नंबर बना दिया, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो चेक करना पड़ेगा, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं कर सकते। रियल नंबर के केस में रिजल्ट याद कर सकते हो। ओके फाइन, चलिए काफी आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।